Hello friends, welcome to S Khan IAS. Let's read and understand this article word by word. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल S Khan IAS पे। आइए हम लोग इस आर्टिकल को समझते हैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। टेरराइजिंग डिसेंट, नाराज़गी को आतंकवाद का नाम देना। हाई कोर्ट बेल ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ज़मानत के आदेश आर एन इंडैक्टमेंट ऑफ अटेम्प्ट, वो एक तरह से कलंक है। किस पे कलंक है? गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट पे कलंक है क्यों? क्योंकि वो दिल्ली प्रोटेस्ट को कोशिश कर रही थी कि वो टेररिस्ट एक्ट साबित करे, पोर्ट्रे मतलब साबित कर दे। कॉट बिटवीन स्टैट्यूटरी बार, बीच में पड़ा है कौन? हाई कोर्ट बीच में पड़ गया है। किसके किसके बीच में? एक स्टैट्यूटरी बार मतलब संवैधानिक रुकावट। क्या चीज़ पर रुकावट है संवैधानिक? ऑन ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल, के रेगुलर बेल दिया जाए। और दूसरी किसके बीच में पड़ा है? एन अ जुडिशल एम्बार्गो, और एक न्यायिक बाधा। जुडिशल एम्बार्गो क्या चीज़ पर है? ऑन एनी क्लूज एग्जामिनेशन, के बहुत करीबी से जांच कर जो कि उपलब्ध है एविडेंस बेल के समय उन लोगों का जिनको गिरफ्तार किया गया है देश के मुख्य एंटी टेरर लॉ, मतलब इशारा है यूआपा की तरफ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, इसकी तरफ इशारा है कि अगर इसके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पहला तो उसके अंदर स्टैट्यूटरी बार है कि उसमें ज़मानत या बेल नहीं दी जा सकती है। दूसरा, इन 2019 के अंदर एक जुडिशल एम्बार्गो आया था कि अगर प्राइमा फेशी प्रथम दृष्टि में कुछ एविडेंस को देख करके भी बेल नहीं दिया जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इन दोनों के बीच में पड़ चुका है हाई कोर्ट, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था यूआपा के तहत उनको बेल दे दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए, यानी उन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था देश के मुख्य आतंकवाद कानून, मुख्य एंटी टेरर लॉ के तहत, जो कि हैव बीन लैंग्विशिंग इन जेल्स, वो दिन काट रहे हैं जेल में विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, इतने समय के लिए, इतने दिनों से, मतलब साल भर से वो लोग अभी जेल में हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांटिंग बेल, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया है कि उनको बेल दिया जाए टू 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जो कि जेल दी गई थी उनको फॉर एवर ईयर्स, जो कि जेल में थे सालों से, फॉर देयर अलिज्ड रोल, किस बात के लिए? कि वो उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी इन द फरवरी 2020 राइट्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में राइट हुए थे, दंगा हुआ था 2020 में फरवरी के महीने में, उसके अंदर उनकी भूमिका थी इन दिल्ली रिप्रेजेंट अ क्लियर हेडेड। तो ये जो हाई कोर्ट ने बेल दिया है ये रिप्रेजेंट करता है क्लियर हेडेड एफर्ट, कि ये एक बहुत ही शानदार कोशिश है टू गेट अराउंड सच इम्पीडिमेंट्स, के बाहर आ जाया जाए इस तरह की बाधाओं से। किस तरह की बाधाओं से? देखो, यूआपा के अंदर 2 बाधाएं हैं। एक तो स्टैट्यूटरी बार है, हाई कोर्ट के सामने दिख जाता है कि एक स्टैट्यूटरी बार है यूआपा में, जिसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बेल नहीं दी जाती। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जुडिशल एम्बार्गो दिया था कि प्राइमा फेशी कोई भी कोर्ट जो है अवेलेबल एविडेंस को देख करके भी बेल नहीं दिया जा सकता अगर इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, बेल दे दिया है, और बेल दे करके ये बीच में पड़ गया, क्योंकि वो जो एजेंसी है, पुलिस एजेंसी, वो इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है इससे पहले, और कहा है कि हम वहाँ पर अपील करते हैं, उसके बाद क्या फैसला होगा उसके बाद बेल दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साउंड इन लीगल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो कि अभी जो बेल दिया है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण है और एक सही इंटरप्रिटेशन है। मतलब ऐसा कि उनको जो बेल दिया गया है ना, राइटर का कहना है कि ये एक लीगल रीजनिंग है और सही इंटरप्रिटेशन है कि अगर प्राइमा फेशी सबूत मिल रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है तो हम उनको जेल में क्यों रखें, ये हाई कोर्ट ने कहा है। चलिए, द जजमेंट ऑफ जस्टिस कौन कौन है? फैसला किसका? सिद्धार्थ मरिदुल और जस्टिस अनूप जयराम, ये बम्बानी, हैव मेड अ सेलियंट डिस्टिंक्शंस, इन्होंने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शंस, फ़र्क किया है किसके किसके बीच में? बिटवीन दोज एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्रीज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑन द वन हैंड, क्या चीज़ के बीच में? एक ये कि वो जिनको गिरफ्तार किया जाता है
देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के अपराध में, और उनके बीच जो कि अपनी डिसेंटर रूब्ड इन अनजस्टिफेबली अंडर द रुब्रिक ऑफ टेररिज्म ऑन द अदर हैंड, या फिर इस नाम पे कि जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो उसे टेररिज्म का नाम देकर गिरफ्तार जो कर लिया जाता है, इसके बीच में। यानी ये जो दो जज हैं उनने क्या किया है, एक अच्छा सैलिएंट डिस्टिंक्शन किया है कि भाई फ़र्क है। क्या चीज़ में फ़र्क है? फ़र्क है एक तो ये कि सच में कोई देशद्रोही हो और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है यूआपा के तहत, कोई बात नहीं है, दैट्स गुड। लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ डिसेंट जाहिर कर रहे हैं, फिर अभी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, उनको भी अगर इस यूआपा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है और ये गलत है। द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हैज़ बीन इन्वॉक्ड, मतलब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है लगाया गया है बाय द दिल्ली पुलिस के द्वारा अगेंस्ट एक्टिविस्ट, किनके एक्टिविस्ट्स के खिलाफ, एंड अदर्स, और कुछ दूसरे लोग के खिलाफ, हु वेयर एमंग दोज, जो के थे उनमें जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सीएए के खिलाफ, ऑन द क्लेम दैट, इस बात पर के दे हैड ऑल्सो फोमेंटेड, और साथ में ये जोड़ दिया गया है कि इनका दावा है, यानी पुलिस का दावा है कि उन्होंने क्या किया था, फोमेंटेड द राइट्स, उन्होंने क्या किया था, दंगा फैलाया था, दंगे को भड़काया था, अंडर सेक्शन 43D क्लोज 5 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। देयर इज़ अ लीगल बार, उसमें क्या है, लीगल बार है, मतलब ये रुकावट है जो कि कानून के अंदर है, लीगल बार है, ऑन गारंटिंग बेल गारंट पड़ने पर, इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर कोर्ट की राय है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, एक सही कारण है, टू बिलीव दैट, इस बात पर विश्वास करने के लिए कि जो एक्विजिशन है अगेंस्ट दोज हेल्ड, जो कि पकड़े गए हैं, प्राइम फेशी ट्रू हैं। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि सेक्शन है एक 43D सब क्लोज 5, इसके अंदर साफ लिखा है, और एक तरह का लीगल बार है उसके अंदर, मतलब मना किया गया है कि अगर प्राइम फेशी किसी को गिरफ्तार किया गया है इस यूआपा के तहत, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो बिल्कुल लीगल बार है कि उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती प्राइमा फेशी देख करके। हालांकि प्राइमा फेशी अगर वो दिख रहा है कि जो सबूत है वो सबूत, इवन अगर उस सबूत में ये दिख रहा हो प्राइमा फेशी के जिनको गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता, बेल नहीं दी जा सकती। नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ स्ट्रिंजेंट दिस लॉ इज़, कि ये कितना सख्त कानून है ये। एडिंग टू दिस onerous burden on the accused to demonstrate to the court that the accusation is untrue is a 2019 Supreme Court judgment that bars a detailed analysis of the evidence and at the bail stage and rules that bail can be denied on the broad probabilities of the case। इस बात को जोड़ते हुए जिम्मेदारी है और बोझ है उसी एक्यूज्ड पे जिसे गिरफ्तार किया गया है कि वो खुद डिमॉन्स्ट्रेट करे, सिद्ध करे कोर्ट में कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल अनट्रू हैं। ऐसा 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। दैट बार्स, कि वो क्या करता है, बार करता है, मतलब रोकता है एक डिटेल एनालिसिस को ऑफ द एविडेंस, किसी भी एविडेंस को एनालिसिस करने से, विश्लेषण करने से रोकता है, यानी बेल देते समय एंड रूल्स दैट बेल कैन बी डिनाइड, और ये नियम बनाता है कि बेल को क्या किया जा सकता है, डिनाइड किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। ग्राउंड क्या है, द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द केस, इस बात पर कि हो सकता है कि जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया गया हो वो सही ही हो, मतलब संभावना के तहत भी उसे बेल नहीं दी जा सकती है। अभी जो लाइन हमने पढ़ा है वो जुडिशल एम्बार्गो के बारे में बात कही जा रही है। चलिए, द हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, हाई कोर्ट ने ये कानून दिया था कि द बेल कोर्ट कैन लुक एट द अवेलेबल एविडेंस। हाई कोर्ट ने ये रूल दे चुकी है कि जो बेल है उस बेल पर कोर्ट कैन लुक, देख सकती है
किसके पर? एट द अवेलेबल एविडेंस, कि जो मौजूद एविडेंस है, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, जो सेटिस्फाई करता हो खुद, अबाउट द प्राइमा फेशी, के प्रथम दृष्टि में कि वो ट्रूथ है केस के लिए। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी इनविंसिबिलिटी टू द प्रोसिक्यूशन केस मेयरली बिकॉज द यूआपा हैज़ बीन इन्वॉक्ड। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना है कि देखो इस तरह से क्या कर देना, बेल ना देना, कि प्राइमा फेशी जो सबूत है उनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सिर्फ प्रोसिक्यूशन के सामने यूआपा दिख रहा है कि यूआपा का केस लगा हुआ है, तो उनको बेल नहीं दी जा सकती है। यही चीज़ जो सोच है ऐसी सुप्रीम कोर्ट की या इस यूआपा के स्टैट्यूटरी बार की जो ये सोच है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इसी के तहत, ऐसी सोच के तहत अभी हाई कोर्ट ने रूल किया है कि उनको बेल दिया जा सकता है। इट हैज़ फाउंड दैट नन ऑफ द थ्री, इसने पाया कि, मतलब हाई कोर्ट ने पाया कि इनमें से कोई नहीं, आसिफ इकबाल तन्हा, एक है नताशा नरवाल और एक है दिवंगना कलिता, इन तीनों को बेल दिया गया है। वाज स्पेसिफिकली और पार्टिकुलरली एक्यूज्ड ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट, जो कि क्या किए गए थे, खास करके दोषी हैं टेररिस्ट एक्ट के, फंडिंग ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट या फिर टेररिस्ट एक्ट को फंड करने के, और एन एक्ट अमाउंटिंग टू कॉन्स्पायरेसी, या ऐसे एक्ट के जो षड्यंत्र करना है, टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट, जो टेररिस्ट एक्ट को बढ़ावा देता हो, और समथिंग प्रिपरेटरी टू इट, या इस तरह की कोई बात हो। वंस द यूआपा चार्जेस वर नॉट सीन टू बी ट्रू, अगर एक बार ये सिद्ध हो जाए कि यूआपा चार्जेस जो हैं, यूआपा के तहत जो चार्ज हैं वो सही नहीं है, इट वाज ओपन टू द कोर्ट, तो बिल्कुल ये ओपन है कोर्ट के सामने, टू एडमिट देम टू रेगुलर बेल, के स्वीकार कर लिया जाए रेगुलर बेल उनको, अंटिल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब तक के ट्रायल का कोई नतीजा निकल कर सामने ना आए। फर्दर विथ, आगे चलकर 740 विटनेस हैं जो इसके अंदर हैं, इस गवाह हैं 740 गवाह हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर अर्ली कंक्लूजन, तो इतने सारे गवाह हैं तो कंक्लूजन कैसे आ सकता है इतना जल्दी ऑफ द ट्रायल। राइट्स आर मैटर्स कंसर्निंग पब्लिक ऑर्डर, राइट्स जो है, दंगे जो हैं वो सचमुच में एक पब्लिक ऑर्डर है, वो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, वो किसी भी कंट्री या राज्य के सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो आप मतलब कहना चाहते हैं कि किस तरीके से यूआपा वाला एक्ट लगा सकते हो, यूआपा का एक्ट उन पर चार्ज कर सकते हो। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट द स्टेट, ये कोर्ट्स का मानना है कि स्टेट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट, कोर्ट का मानना है कि स्टेट जो है डिसेंट को, नाराज़गी को चापने के लिए, नाराज़गी को दबाने के लिए, हैज़ ब्लर्ड, क्या कर दिया है, बिल्कुल धुंधला कर दिया है उस लाइन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गारंटेड राइट है, यानी हर व्यक्ति का संविधान के अंदर ही ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे। तो और टेररिस्ट एक्टिविटी को, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी एक अलग चीज़ है, और डिसेंट जाहिर करना और अपनी बात को रखना ये अलग जनता का अधिकार है। यहाँ पे यूआपा ला करके क्या कर दिया गया है, उस लाइन को जो कि फ़र्क था टेररिस्ट एक्ट में और डिसेंट में, उसके बीच में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उस लाइन को ही ब्लर कर दिया है और वो दोनों को एक साथ मिला दे रही है, ये सही नहीं है। इज़ अ स्टर्न इंडैक्टमेंट, तो ये एक तरह से यानी हाई कोर्ट का ये बेल दे देना स्टर्न इंडैक्टमेंट है, एक तरह का कलंक है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट द दिल्ली पुलिस हैज़ गॉन, क्या चीज़ का, कि जो कोशिश कर रही थी पुलिस, क्या चीज़ की, दिल्ली पुलिस जो कोशिश कर रही थी यूआपा सिद्ध करने की, तो ये कलंक है कि तुम गलत सिद्ध कर रहे थे। द दिल्ली पुलिस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी क्या है, दिल्ली पुलिस जो है वो जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अगेंस्ट द वर्डिक्ट, यानी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ। पॉसिबली इन द फेयर दैट, संभवतः इस डर में कि रूलिंग में फॉइल इट्स डिज़ाइन टू पेंट प्रोटेस्टर्स, इस डर से कि रूलिंग पार्टी जो है हो सकता है कि ख़राब कर दे और पेंट करे प्रोटेस्टर को टेररिस्ट की तरह। इफ़ द हाई कोर्ट्स अप्रोच टू ग्रांट ऑफ बेल इज़ अपहेल्ड, अगर अब यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि अगर हाई कोर्ट का जो अप्रोच है, जो सोच है जिसकी वजह से बेल ग्रांट किया गया है, अगर उसको सही कहा गया तो इट वुड हेल्प सिक्योर द लिबर्टी, तो ये मदद करेगी कि लिबर्टी डिसेंटर्स की, जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं उनकी लिबर्टी महफूज रहे, सुरक्षित रहे, अंडर द यूआपा एल्सवेयर विदाउट सफिशिएंट बेसिस, जो कि यूआपा के नाम पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी सफिशिएंट आधार के।
एक्चुअली इस आर्टिकल को हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है। चलिए इन अ शॉर्ट टाइम हम लोग कुछ ये बड़े बड़े कॉलम्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज, यस, कॉज फॉर सेलिब्रेशन, नो। इस पूरे आर्टिकल को आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो ये कुछ 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये दावा किया गया था और ये इसी दावे को कहा गया है कि वो सच भी है। ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा एफडीआई 2020 में आई है बाकी सालों की तुलना में। मतलब उसी को राइटर कहते हैं कि रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज, कि उस बात का रिकॉर्ड कि एफडीआई जो आया है ये सही है, यस, मतलब सही है, ऐसा सही है कि आया है। लेकिन कॉज फॉर सेलिब्रेशन, क्या इस बात पर कि बहुत ज़्यादा एफडीआई आई है क्या खुशी मनाई जा सकती है? अब राइटर का कहना है कि नो, कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। अब ऐसा क्यों कि इतनी एफडीआई आई है फिर भी खुशी नहीं मनाने की बात है, वो राइटर इस पूरे कॉलम के अंदर कहा है। आप इसको अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख करके आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, राइटर क्यों कहते हैं कि ये सेलिब्रेशन मतलब खुशी का मैटर नहीं है? क्यों? क्योंकि और ये मानते भी हैं कि ज़्यादा एफडीआई आई है। हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि राइटर कहना चाहते हैं कि देखो एफडीआई आई तो ज़रूर है, लेकिन ये एफडीआई खुशी, इस एफडीआई पे आप खुशी इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि अगर आप अपने को किसी दूसरी कंट्री से तुलना करोगे ना तब पता चलेगा आपको कि इस साल जो एफडीआई यानी 2020 के अंदर जो एफडीआई आई थी वो सारे देशों में, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा आई है, तो बल्कि आपसे भी ज़्यादा आई है। तो सीधा सा एक एग्जांपल है इसका कि आपके पास अगर एक बंगला हो, कार हो, तो क्या आप अमीर हो कि गरीब हो? डेफिनेटली आप अमीर हो कि गरीब हो। तो आपका जवाब होगा कि अगर बंगला है, कार है तो हम अमीर हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पड़ोसी के पास प्राइवेट जेट हो तो आप गरीब ही हो भाई, बस सीधी सी बात है। यही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि जो रिकॉर्ड एफडीआई इन्फ्लोज हुई है, मतलब आई है, वो सही बात है कि हाँ आई है, लेकिन इसमें कोई खुशी और सेलिब्रेशन मनाने की बात नहीं है क्योंकि 2020 के अंदर जो एफडीआई का इन्फ्लोज है ना, और भी कंट्रीज़ के अंदर आपसे कहीं ज़्यादा आई है। आप पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप मतलब समझ लो। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है, एनर्जी इन एफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। देखो इसके अंदर राइटर कहना चाहती हैं कि एनर्जी जो है, मतलब ये बिजली जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, कूलिंग मशीन्स चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रीज चलाते हैं, ये सारी चीज़ें आज जो हम चला रहे हैं ना, कल जा कर के मतलब 10 सालों में हो सकता है कि आज से 4 गुना ज़्यादा चलाएं। मतलब आज जो घरों में बिजली का इस्तेमाल है ना वो बहुत कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि सारे लोगों के घर में एसी, फ्रीज, कूलर और सारी चीज़ें नहीं हैं। आप अपने बगल में मत देखो, सिर्फ अगर आप ब्रॉड नज़र डाल करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें नहीं है। तो डेफिनेटली 10 सालों में क्या होगा कि ये एनर्जी जो है इसकी आवश्यकता काफ़ी ज़रूरत होगी भारत को। तो अगर राइटर कहना चाहती हैं कि अगर ये एनर्जी इनएफिशिएंसी रही, मतलब अगर भारत ने इस एनर्जी को बिल्डअप करने में अगर ध्यान नहीं दिया तो होगा क्या, कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। तो फिर क्या होगा कि भारत में जब सारे लोग के घर में एसी, फ्रीज, कूलर होगा तो भारत ठंडा ही नहीं हो पाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी बिजली की। आप अगर इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, इस ध्यान में रख करके आप इसको पढ़ो। चलिए हम लोग 2 या आर्टिकल देख चुके हैं। एक है ये क्लोजर कंपनसेशन। देखो ये इस आर्टिकल के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इटालियन 2 नेवल फोर्स थी जिनकी शिप थी एनरिका लेक्सी। उस पर क्या हुआ कि हमारे केरला कोस्ट के 2 जवानों को जो फिशिंग करने वाले थे उनको गोली मार दिया था, पायरेट्स मतलब चोर समझ करके। तो राइटर कहना चाहते हैं कि कोशिश भारत को करना चाहिए कि फिर ऐसा ना हो। एक्चुअली जब गोली मारी थी उन लोगों को तो ये थोड़ा सा इंडिया और इटली में ये हुआ कि कुछ लोग, मतलब इटली का कहना था कि ये केस इटली में चलेगा, इंडिया का कहना था कि इंडिया में चलेगा। अब ये केस इंटरनेशनल लॉ में चला गया और जब इंटरनेशनल लॉ आर्बिट्रेशन के अंदर गया तो अब ये फैसला पिछले साल भी आया था कुछ इसके बारे में। तो अभी आया है कि उन लोगों को
जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने गोली मारा था, उन्होंने इटली ने क्या 10 करोड़ रुपया मुआवजा दे दिया है, कंपनसेशन दे दिया है। तो भारत में केस तो अब बंद हो गया है, अब उन पे केस इटली में चलेगा और वो कितना चलता है खैर वो तो वहाँ पता चलेगा कि चल रहा है कि नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि अब उनको मतलब कंपनसेशन मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की जो इंद्रिका लेक्सी टाइप का एक्सीडेंट है कि उसे चोर समझकर गोली मार दी गई बिना पूछे, कम से कम पूछना तो चाहिए। नवल जो फोर्स है उनके पास गन होता है, तो वो जाहिर सी बात है पता लगा सकती है, उसके बाद गोली चलाती। तो बस यही है, आप इसको पढ़ लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक और दूसरा आर्टिकल है, देखो यहाँ पे, ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का आर्टिकल है और ऐसे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ऐसे देखो, सीसा ऑफ साइंस एंड सुडो साइंस। देखो सीसा, आप गार्डन में, बच्चों के गार्डन में आप जाते हो तो वहाँ पे सीसा होता है, मतलब आपने देखा होगा झूला टाइप, एक तरफ से कोई आदमी जब बैठता है तो दूसरी तरफ से जो हल्का होता है वो उठ जाता है। आप उसको क्या बोलते हो आप समझ लो, मतलब होता है कि दो तरफ लड़के बैठते हैं, जो भारी होता है ऊपर नीचे आ जाता है, जो हल्का होता है ऊपर चला जाता है, उसको बोलते हैं सीसा। मतलब साइंस का सीसा मतलब बैलेंस। विज्ञान क्या है और क्या विज्ञान नहीं है, इन दो के बीच में बैलेंस। और सुडो साइंस बोलते हैं जो माना तो जाता है कि वो साइंस है बट वो साइंस नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सुपर स्टेशंस ये हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखा गया है। ऐसे अगर आप गौर से देखोगे तो एक्चुअली इसके अंदर लिखा हुआ, देखो गुजरात के अंदर अप्लाइंग काउडंग, लोग काउडंग अप्लाई कर रहे हैं ऑन देयर बॉडीज़, अपने बॉडीज़ पे। इनका मानना है कि इट विल बूस्ट देयर इम्यूनिटी, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कोविड-19 से बचाएगा, मतलब अगेंस्ट कोविड-19 इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इनका मानना है। तो अब ये राइटर कहना चाहते हैं कि ये सूडो साइंस है। और तो मेनली देखो इसमें कॉमन आदमी क्या सोचता है, किस बारे में सोचता है, उतना हमें नहीं सोचना चाहिए। बट आर्टिकल के अंदर बस ये बात थोड़ी सी कही गई है कि अगर कोई कॉमन आदमी ऐसा सोचता है तो चलो थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं कि उसका हक है, वो ऐसा सोच सकता है। लेकिन अगर कोई देश का प्रधानमंत्री हो और वो सुपर स्टेशन को बढ़ावा दे और इस तरह की बात कहे कि देखो सर्जरी पहले इंडिया में आई थी, कैसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो, यहाँ पे आप इसको खुद से पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शायद हो सकता है कि इस आर्टिकल के अंदर जो बातें कही गई हैं वो कुछ लोग उसको सच में मानते हैं, या कुछ लोग उसको साइंस मानते हैं और कुछ लोग उसको सोडो साइंस मानते हैं। तो मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। चलिए खैर, एक और आर्टिकल है जो हम लोग इसी के बगल में डिस्कस कर लेंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ोगे। चलिए खैर, हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्वेटेड बट नॉट फॉरगॉटन, छोड़ दिया गया लेकिन भुलाया नहीं गया। क्या मतलब इसका? देखो इसके अंदर 2-3 राइट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक है राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब अधिकार है कि उसे भुला दिया जाए। क्या मतलब? देखो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी जुर्म में, और उसे गिरफ्तार करके जिस समय गिरफ्तारी हुई तो डेफिनेटली है कि जिस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया तो वो जुर्म लोगों के सामने आएगा, मीडिया उसको लेगी, उसको पब्लिक करेगी, लोग जानेंगे उसको। अब होता क्या है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पता चला, सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि वो बिल्कुल निर्दोष था और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब क्या, बाइज्जत बरी तो कर दिया गया, लेकिन जो मीडिया ने दिखाया था, यूट्यूब पे है वो, इंटरनेट पर है वो, सारी चीज़ उससे रिलेटेड है वहाँ पे, तो कोई भी उसको देख सकता है, तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। तो अब एक राइट है, राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब उस व्यक्ति का राइट है कि उसे वो डिलीट करवाए और सारे लोग उसे भूल जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने ऐसा नहीं किया था और वो इसे बाइज्जत बरी किया गया है। और अगर ये चीज़ हटाया नहीं जाता है तो डेफिनेटली है कि वो उसके साथ स्टिग्मा जुड़ा रहेगा, उसके शादी का मामला है, उसके एक कैरियर का मामला है, तो डेफिनेटली एक उसका राइट है। आगे देखो एक और राइट है जो हम लोग को समझना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी भी है, जिसको आप समझ सकते हो कि प्राइवेसी का मतलब होता है कि अपना पर्सनल डेटा जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, घर का पता, ये सारी चीज़ें उसका हक है कि वो जनता के बीच में ना जाएं। ये हुआ राइट टू प्राइवेसी। और इसका एक वर्ड है कि अगर जनता में चली जाए तो उसे भुलाया जाए, राइट टू बी फॉरगॉटन। अब रही बात है कि देखो इसके अंदर कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसको हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। अब उस व्यक्ति ने कहा है कि जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नेट पर है, मौजूद है, उसे अवश्य डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि वो बाइज्जत बरी है। इसमें हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ भाई ये सही है, डिलीट कर दो। देखो यहाँ पे एक आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसका टकराव है राइट टू बी फॉरगेटन और राइट टू इन्फॉर्मेशन।
इस दो के बीच में टकराव है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है कि हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये अधिकार है और ये फंडामेंटल राइट है कि वो जाने हर चीज़ को। मतलब ये कि उसका राइट है कि क्या हुआ था, किसके लिए हुआ था, किसके मामले में क्या हुआ था, हाई कोर्ट के जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, ये उसका अधिकार है कि वो जाने। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये है कि उसका अधिकार है कि राइट टू बी फॉरगेटन, कि उसे भुला दिया जाए। अब इन दो के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ये राइटर कहना चाहता है कि इन दो के बीच में एक बैलेंस होगा, कि बेहतर है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी रखा जाए और राइट टू बी फॉरगेटन को भी रखा जाए। और ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर जहाँ पे ये जजमेंट है उस जजमेंट को ना डिलीट करके हम सिर्फ उस व्यक्ति का नाम डिलीट कर देते हैं और उसको ब्लर कर देते हैं, उस पर लाल से लिख देते हैं। अगर कोई जानना चाहो तो उसके नीचे एक लिख देते हैं कि इस व्यक्ति को बाइज्जत, इस व्यक्ति को एक्स को बाइज्जत बरी किया गया है, इसीलिए उसका नाम यहाँ से हटा दिया गया। तो डेफिनेटली एक बैलेंस बना करके ऐसा किया जा सकता है। तो बस इसी बात को आप ध्यान में रख करके आप इसको पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल। चलिए, हम लोगों ने जल्दी और एक काफ़ी डिटेल में टेरराइजिंग डिसेंट को पढ़ा है। डेफिनेटली ये सारे जो कॉलम हैं, आर्टिकल्स हैं, इन सब का वीडियो अवेलेबल है और अगर आप चाहें वर्ड बाय वर्ड तो आपको दिया जा सकता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो नंबर है उससे आप टेक्स्ट करें, कांटेक्ट करें और बात करें। डेफिनेटली आपको ये आपके पर्सनली आपको दिया जाएगा, जिससे आप वर्ड बाय वर्ड समझेंगे और समझकर पूरे आर्टिकल को हिंदी कर लेंगे और बेहतरीन से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।